चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर है क्या, फिर इसके अंदर एंटर करेंगे और उनके बाद इसकी अकाउंटिंग हम सीखेंगे। सबसे पहले एनपीओ का मतलब क्या होता है बेटा? एनपीओ का मतलब होता है ऐसी संस्थान जिनका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करते थे। वो एक ऐसी संस्थान थी जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपना प्रॉफिट और लॉस को निकाला करते थे। क्लास 12th में भी आप लोगों में से मोस्टली बच्चों ने पढ़ लिया होगा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उससे ठीक पहले हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और उससे पहले बनता क्या है? उससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सीधे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, मतलब सिखाया जाता है कि कैसे बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ऑलरेडी क्लास 11th में सीख चुके हैं, तो आगे का प्रोसेस हमें सिखाया जाता है। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो भी हमारी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने आप समझ जाना कि वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या एनपीओ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता? नहीं बेटा, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले एनपीओ का थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं 2 या 3 मिनट के अंदर। एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसी संस्थान जिसका उद्देश्य जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 1-2 एग्जांपल बता देता हूं बेटा। कुछ एक एग्जांपल ऐसे आप समझ जाते हो, जैसे कि ऑर्फनेज होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं। उनका काम क्या? प्रॉफिट कमाना होता है सोसाइटी से? नहीं। जो अनाथ लोग होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उनको खाना और रहने के लिए शेल्टर एक प्रोवाइड कराना होता है, और अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो भी काम वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे ओल्ड एज होम्स होते हैं। ये क्या है? ये भी एक एनपीओ है। कुछ रिक्रिएशनल क्लब्स होते हैं। रिक्रिएशनल क्लब के अंदर लोग जाते हैं, नई नई एक्टिविटीज सीखते हैं, तो उनसे मामूली से चार्जेस उनसे बस लिए जाते हैं, सो दैट कि उनका क्लब जो है वो इजीली रन कर सके। ठीक है, कुछ एक स्कूल्स भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए या फिर उनको ठीक करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए हॉस्पिटल्स को भी हम कई बार एनपीओ के अंदर ट्रीट करते हैं। अब मेन डिपेंड करता है कि ये जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किस वे में करवा रखा है। जैसे कुछ एक स्कूल्स और कॉलेजेस हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कराते हैं कि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए खोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत रेयर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेटा एनपीओ के अंदर जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एनपीओ के अंदर 3 फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, समझते हैं एक करके। फाइनल अकाउंट, इसके फाइनल अकाउंट के जो 3 पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक होता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड आ जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे करके अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ हम एनपीओ का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एनपीओ क्या है, उसके अंदर कौन से अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स का नेचर क्या है, सिर्फ इनके बारे में। हम अपनी मेन क्लासेस जो है कल से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कैसे कवर करेंगे और कितने दिन तक ये हमारा चैप्टर चलेगा। बेटा कम से कम 5 चैप्टर्स के अंदर 4 चैप्टर्स तक तो मैं आपके इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 5वें चैप्टर में ये चैप्टर अपने आप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक समरी होती है। अभी इसके बारे में मैं समझाता हूँ ये कब बनता है, कैसे बनता है, कहां से बनता है। ये जो है ये एक समरी है जो कि प्रोवाइड करती है कैश की डिटेल्स, कैश और बैंकिंग की, कितना कैश आया और कितना कैश गया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है समरी ऑफ कैश बुक होती है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी और समझेंगे, अभी मैं आपको खाली शॉर्ट में समझाता हूं। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक लाइक
P&L अकाउंट, लाइक अ P&L अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर की तरह होता है। सोल प्रोप्राइटर या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है सर, इसका मतलब क्या ये भी अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं? नहीं बेटा, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, ये अपनी इनकम और अपने खर्चे नहीं बनाते, ये अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कि वो देखते हैं कि हमें कितनी इनकम जनरेट हो रही है और हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लाइफ में कोई भी आंख बंद करके कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप में से आप और आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और उसमें 20 लोग इकट्ठे हुए और वो मेंबर्स बनते हैं। याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर पार्टनर्स नहीं होते, कुछ लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। लेकिन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क कैसे कर पाएंगे? ठीक है, वो इस तरीके से करते हैं, कुछ पैसा तो अपनी पॉकेट से लगाते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि आइए और हमें डोनेशन दीजिए, सो दैट कि हम लोगों का थोड़ा भला कर सकेंगे। ठीक है, बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर लोग डोनेशन नहीं देंगे, इनके पास बाहर से इनकम नहीं आएगी, तो एक दिन ये अपनी जेब से पैसा लगाते 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 एक दिन खुद इनको भी एक एनपीओ की जरूरत पड़ जाएगी कि कोई एनपीओ आए और इनको एडॉप्ट कर ले, क्योंकि अपनी पॉकेट से आंख बंद करके पैसा कब तक दूसरों के ऊपर खर्च कर सकता है? साल में 1 बार 2 बार या 5 बार आप मान लीजिए कि दूसरों की भलाई कर सकते हैं। प्लीज गलत वे में नहीं लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं जो कि हमारे पूरी कंट्री के अंदर सबको हकीकत पता है। अगर मैं एक गुरुद्वारे की बात करूं तो गुरुद्वारा जो है हर इंसान को खाना प्रोवाइड कराता है, मोस्ट ऑफ द गुरुद्वारास, है ना। तो अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि गुरुद्वारे को बहुत ज्यादा अगर डोनेशन ना मिले, ठीक है, तो भी मुझे पता है सिख लोग जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इस चीज को मतलब ट्रीट करते हैं अच्छे से, और वो अपनी पॉकेट से सारी चीज करते हैं। बट स्टिल जब तक वहां पे और जो दूसरे सिख होते हैं आते हैं गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए अपनी, तो वहां पे जब डोनेशन देते हैं तो उससे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई आके डोनेशन ही ना दे तो गुरुद्वारे को ये सब चीजें रन करना और बहुत बड़े कहते हैं कि लेवल पे रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है हमारा, कि हम ये देखें कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो हम थोड़ा पैसा कम खर्च करेंगे, क्योंकि हम अपने घर से लिमिटेड ही पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम सिर्फ अपने घर से ही पैसा लगाते रह जाएंगे तो एक दिन खुद हमको भी एक एनपीओ की नीड पड़ जाएगी कि कोई एनपीओ हमें आके अडॉप्ट कर ले। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे समझते हैं। मैं वापस आता हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इसके बारे में आपको डिटेल में कुछ एक बातें समझाता हूँ। बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, मैंने आपको बताया समरी ऑफ कैश बुक। बहुत ध्यान से सुनना समझना, ये तीनों ही अकाउंट ईयर एंड पे बनते हैं, जब साल खत्म हो जाता है उस टाइम पे बनता है। ये है क्या बेटा, ये एक पूरा 100% कैश बुक ही है। समरी नहीं, उसकी कैश बुक ही है। समरी का मतलब ही क्या होता है, समरी का मतलब होता है कि जो बड़ी चीज है उसको शॉर्ट में प्रोवाइड करा देना। ठीक है, अच्छा सर कैश बुक है तो हम फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ऐसा इसलिए होता है कि कैश बुक जो होती है वो बनती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उसकी तुरंत हम एंट्री वहां पे पास कर देते हैं। तो कैश बुक है पूरे जो कैश बुक है वो पूरे साल हम बैठकर मेंटेन करते रहते हैं, डेली बेसिस पे उस पे एंट्री पास करते हैं। अब मान लीजिए कि वहां पे कई सारे लोग हैं, जैसे एनपीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे कुछ लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, उनको सैलरी दी जाती होगी, कई जगह से डोनेशन आता होगा, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वो रिपीटेटिव नेचर की होती है, यानी रिपीट्स होती रहती हैं। जैसे अगर मेरे यहाँ पे मान लो 50 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एनपीओ है जहां पे 50 लोगों को रखा है, लोगों की भलाई करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, दुनिया भर के काम है ना। तो उन 50 लोगों को मैं हर महीने सैलरी देता हूं, है ना। अगर मुझे सैलरी इकट्ठे देखनी है कि मैंने एक साल में कितनी सैलरी दे दी, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं सबको पेज पलट पलट के चेक करता रहूंगा, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, एक साल के अंदर जितनी भी सैलरी दी है उसका मैं जो कैश बुक है उसमें तो जितनी बार मैंने दी होगी उतनी बार लिखा होगा, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है ना।
तो इसके अंदर वो 12 बार कि 50-50 लोगों को हमने सैलरी दी है ऐसे नहीं लिखा होगा। इसके अंदर वन टाइम में लिखा होगा कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, इतना इस साल में मैंने सैलरी पे कर दी है। यहां पे एक खाली एक वर्ड में होगा, जो चीज वहां पे 12 बार है वो यहां पे एक बार। अगर मान लो उन्होंने 12 बार सैलरी पे नहीं करी, उन्होंने इससे ज्यादा पे करी, 50 में से 20 एम्प्लॉयज को कभी दिया, 20 को कभी दिया और 10 को बाद में दिया, तो ये उतनी बार एंट्री पास करेंगे, है ना। लेकिन वहां पे ट्रांजैक्शन और ज्यादा हो गई तो सर्च करना या फिर ढूंढना बड़ा मुसीबत का काम हो जाएगा। इसलिए हम बनाते हैं क्या, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक समरी, यानी कि एक चीज से रिलेटेड एक ही हम नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर हमने वेजेस पे करे हैं, वेज का मतलब कोई भाड़ा, मतलब मान लीजिए कोई लेबर आया था, उसने काम करा तो उसको हमने पेमेंट करा, तो डेली बेसिस पे कुछ काम कराते थे, वहां पे पता चला 50 बार एंट्रीज है, तो उसे तो दिन भर बैठ के कौन काउंट करेगा, इसलिए हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए हमने फ्रेट पे करा, तो डेली बेसिस का फ्रेट का काम होता है, हर दूसरे दिन पहले दिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जाना होगा, तो वहां पे ये ट्रांसैक्शन हमें 100 ऑफ टाइम्स मिल जाएगा। लेकिन अब वहां से अगर हम चीजों को उठाने लग जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए हम क्या बनाते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसलिए अब इस बात को मैं छोड़ देता हूं। बस इतना समझ जाइए, जो कैश बुक ड्यूरिंग द ईयर होती है उसकी एक छोटी समरी बनाते हैं, वहां पे एक एक चीज को कई कई बार लिखा रहता है, तो उसको कई बार को हम एक बार में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। किसी को 10,000, किसी को 15, किसी को 25, किसी को 30 दिया, तो सारी चीजें एक बार में इकट्ठे करते हैं और सीधे लिखते हैं कि हाँ 1 लाख रुपए की पेमेंट है अपनी। बात समझ में, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आएगी। आगे मतलब बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, समरी ऑफ कैश बुक। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये कैश बुक जो होता है, कैश बुक कौन सा अकाउंट है? अकाउंट 3 तरीके के होते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे मॉडर्न ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो उसके अकॉर्डिंगली रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ये सब चीजें एग्जाम में एक एक नंबर की पूछ ली जाती हैं। तो रिसिप्ट्स, हमारा कैश बुक कौन सा अकाउंट है? बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, और ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट फ्यू। कुछ एक चीजों को वहां से छोड़ दो, तो वहां पे जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसको प्लीज आप याद रखिएगा। ये है अपना एक रियल अकाउंट। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। अब आते हैं दूसरे पे। अच्छा, दूसरे पे अभी आते नहीं, अभी इसको ही बात करते हैं। बेटा कैश बुक जो होती है, ये कैश बुक जो हमने बनाई है, ये कौन से बेसिस पे बनती है? बेस क्या है इसका? बेसिस का मतलब हो गया कि कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस। भाई नाम ही है कैश बेसिस, तो ऑब्वियसली पैसा आने से मतलब है। अब वो पैसा इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आया है तो हम यहां पे लिख देंगे कि हाँ कैश हमारी पॉकेट में आ गया है, हमारा ये जो गल्ला होता है उसके अंदर हमने लाके पैसा रख दिया है। अब वो आ कहां से रहा है हमें इस बात से मतलब नहीं, हम तो बस लिख देते हैं कि हाँ भैया यहां से हमें पैसा आया है, ठीक है। हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। बिल्डिंग बेची, पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आ गया। मशीनरी खरीदी, पैसा गया। बात समझ आए? फर्नीचर क्या कहते हैं, खरीदा, पैसा गया। तो हमें आने और जाने से मतलब है। अच्छा, पिछले साल की मैंने सैलरी की पेमेंट कर दी, पिछले साल कुछ लोगों की मैंने सैलरी पे नहीं कर दी, इस साल पे कर दी, तो पैसा गया। मैं यहां पे लिख दूंगा कि हाँ पैसा गया मेरी पॉकेट से। बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा अकाउंट बनता है। पैसे का आना और जाना नोट करते हैं। अब वो चाहे, बहुत ध्यान से सुनना, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पैसा जा रहा हो या आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों चीज इंक्लूड कर रहा हूं, पैसे का आना और पैसे का जाना। अब वो चाहे प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता हो, पैसे का आना जाना, करंट ईयर से बिलोंग करता हो, या फिर नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता हो, पैसे का आना और जाना, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस कैश बुक में एंट्री पास कर देते हैं। यानी कि ये कौन से बेस पे बनता है? ये बनता है अपना कैश बेसिस पे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट आता है कि कौन से नेचर की चीजें नोट करता है। कौन से नेचर की? बेटा कौन से नेचर का मतलब है, एक होता है कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर, है ना। कैपिटल नेचर वो होता है जिसका यूसेज, जिसकी पेमेंट या फिर जिसका यूसेज हम एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो कि कई सालों तक चलता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। कैपिटल नेचर की चीज है, हाँ। और जैसे मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी पे करी, तो क्या मैं वो सैलरी उसे कई सालों के लिए पे करता हूं? नहीं, मैंने 1 महीने की सैलरी दी, 1 महीने का मैंने काम ले लिया और बात खत्म हो गई। यानी 1 महीने के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, उसकी मैंने सर्विसेज ले ली। तो सैलरी जो है वो होता है अपना क्या, रेवेन्यू नेचर, जिसका यूसेज, जिसको हम कंज्यूम कर जाते हैं विद इन अ ईयर,
या तो उसको हमने यूज कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया, या तो उसको हमने कंज्यूम कर लिया, अगर विद इन द ईयर वो खत्म हो जाती है उसकी एग्जिस्टेंस, याद रखना जिसकी भी एग्जिस्टेंस 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है दैट इज क्या हो जाता है हमारा रेवेन्यू नेचर, और जो कई सालों तक चलता रहता है, एक से ज्यादा, कहीं नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक से ज्यादा साल चलेगा तो वो होता है हमारा कैपिटल नेचर। तो हमें यहाँ पे कौन सा नेचर है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता चाहे यहाँ पे रेवेन्यू नेचर हो, रेवेन्यू नेचर हो या फिर कैपिटल नेचर हो, यहां पे दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, ये भी, ठीक है। ये एक छोटी छोटी चीजें थी जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, मैंने सारे डिफरेंसेस कवर नहीं कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए और जो कि हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन करने के लिए, मैंने वो पॉइंट्स बताए हैं। रियल अकाउंट फर्स्ट, सेकंड कैश बेसिस पे बनता है, पैसे का आना जाना हमें फर्क नहीं पड़ता, थर्ड है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों आता है। मैं इस पॉइंट को तो यहां पे खत्म कर देता हूं। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट, लाइक अ P&L अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या मैं बता चुका हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है लाइक अ P&L अकाउंट होता है, ये P&L अकाउंट की तरह होता है जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है। अच्छा, क्यों बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रहे। अगर हमारे पास एक्सेस पैसा है, अच्छा चलिए मैं इसके बारे में एक डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा आया 50 लाख, मैंने खर्च करा 45 लाख, तो ये 5 लाख रुपए क्या हो गया मेरे लिए, क्या हम इसे प्रॉफिट बोलेंगे, नहीं, हम इसे बोलते हैं सरप्लस, यानी कि एक्सेस, ठीक है ना। एक्सेस अमाउंट जो हमारे पास बच गया, एक्सेस ऑफ इनकम, वर्ड ध्यान से सुनना, एग्जाम में कई बार लिख के आ जाता है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज सरप्लस, यानी कि हमारी इनकम जो है वो एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों के ऊपर हमें ज्यादा इनकम रिसीव हो गई है, दैट इज सरप्लस। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हमने क्या करा कि पैसा हमारे पास आया 50 लाख, ठीक है ना, इनकम है 50 लाख की, लेकिन हमने खर्च कर दिए 60 लाख, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो बेटा इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो गया किससे, इनकम से, और इसे हम कहते हैं कि पैसे की कमी पड़ जाना। और कमी का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप साइंस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी वर्ड से ही आता है डेफिसिट, ठीक है। तो अगर हमारे खर्चे ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर डेफिसिट, और इनकम ज्यादा है तो क्या बोलोगे, सरप्लस। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर जैसे इसका नेचर रियल अकाउंट है, तो इसका नेचर क्या है बेटा, कोई भी अकाउंट जो कि आपको एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात करे, प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करे, एक तरीके से यहाँ पे खर्चे और इनकम ही हम सारे नोट कर रहे हैं, तो समझ जाना वो हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर रूल क्या लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अच्छा, इसका क्या रूल होता है, क्या है ये, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोले तो एसेट्स हमारे पास आएगा या फिर हमारे पास से जाएगा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोस आउट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे ये कैश बेसिस पे बनता है, ये किस बेसिस पे बनता है बेटा, याद रखना ये हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यानी कि जितनी इनकम जनरेट हो रही है उससे रिलेटेड ही खर्चे आप जनरली हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। यानी कि खाली इस साल के खर्चे को हम पकड़ेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमने सैलरी दे दी, प्रीवियस ईयर की सैलरी इस साल दे रहे हैं, तो हम उसे इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। बात समझ में आया, हम उसको इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे, हम उसको ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं, अपना खर्चा मान चुके हैं। अगर मान लीजिए मैंने किसी को 1 लाख रुपए की सैलरी दी, जिसमें से 20,000 रुपए तो पिछले साल के थे, 1 लाख की सैलरी दी जिसमें से 20,000 तो पिछले साल के थे और 30,000 रुपए अगले साल के लिए दे दिए, तो इस साल का खर्चा कितना है, सर इस साल का खर्चा 50,000 है। कैसे सर, 1 लाख में से 20,000 तो पिछले साल से बिलोंग करते थे, यानी आपने तो 80 दिए ना, हाँ 80 दिए, लेकिन 80 में से भी 30,000 अगले साल के हैं, तो सर बचा इस साल का तो खाली 50,000 ही हुआ ना। हाँ बेटा, ये हमारा अक्रूवल बेसिस पे बनता है, यानी कि जो इस साल का खर्चा है खाली उसे ही नोट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और सुनना, कैश का लेन देन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। मान लीजिए कि ये जो मैंने सैलरी पे करी है ना, मैंने सैलरी पे करी एक पर्सन को, एक की तो मैंने बात कर दी 1 लाख रुपए, एक दूसरा पर्सन है, मुझे उसे भी पे करने थे। उसे कितने पे करने थे, मुझे पे करने थे 60,000,
मुझे पे करने थे 60,000 यानी कि 60,000 रुपए, मैंने पे करा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 60 या 50। ध्यान से सुनना, एक पर्सन है, इसकी सैलरी बनी 60,000 रुपए, मैंने कहा भैया ये लो 50,000 रुपए, 10,000 अगली बार दे दूंगा, मेरा खर्चा कितना हुआ, बेटा खर्चा हम 60 ही मान के चलेंगे। क्यों, अक्रूवल बेसिस पे बनता है, खर्चा हो गया तो लिख दो, लेने देने से फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में कंसीडर करेंगे लिया कि नहीं लिया, दिया या नहीं दिया, फिलहाल खर्चा हो गया तो खर्चे को नोट कर दो। उम्मीद करता हूं अभी आपको ये बातें समझ में आ गई, यानी कि ये हमारा किस बेसिस पे बनेगा, अक्रूवल बेसिस पे बनेगा। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आ जाता है अक्रूवल। सेकंड, यहां पे लिखा है रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। बेटा सिंपल सी चीज है, ये तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं जो फाइनल अकाउंट का मेन पार्ट पड़ेगा, बेटा है तीनों मेन, ठीक है ना। लेकिन समझना, इसमें से जो भी अपना रेवेन्यू नेचर है वो तो आ जाएगा यहां पे, सबको अच्छे से पता है, और जो कैपिटल नेचर है वो आ जाएगा बैलेंस शीट में, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्यों भाई, इसमें हम खर्चा नोट कर रहे हैं, अगर तुमने बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग खरीदना खर्चा थोड़ी ना, वो तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो अपने के लिए खर्चा है, और वो हम यहां पे नोट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। बिल्डिंग को खरीदना खर्चा नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन अपने लिए खर्चा है, वो हम यहां पे लिखेंगे। बस ये कुछ एक चीजें होती हैं जो हमें बनानी होती हैं, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। बैलेंस शीट जो होती है हम यहां पे दो बनाते हैं, बस इस लास्ट पॉइंट को समझ जाना है। एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। और एक मिनट होल्ड करना, क्लास चल रही है, मेरे को लगा ऑफ ना हो गई वो। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहां पे हमें दो बैलेंस शीट बनानी पड़ जाती है। सर दो बैलेंस शीट कैसी, बेटा कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप वर्क कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, मान लीजिए ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है ना। तो जब 31 मार्च 2021 को यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, यहां पे आती है लायबिलिटी साइड, यहां पे आता है अमाउंट, यहां पे आता है एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की आपने लिस्ट बना दी, यहां पे ये लिस्ट बना दी। ध्यान से सुनना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, फिर से क्लास 11th पे जाओ, क्लास 11th में जाओ, P&L अकाउंट बनाते थे, उसका नेट प्रॉफिट कहां लिखते थे, सर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर देते। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो मालिक पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई मालिक नहीं होता है, जहां पे मेंबर्स हुआ करते हैं, तो वो जो पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, उसे हम, अगर मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और अगर मेंबर्स लगाते हैं, ऐसी संस्थान जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना है, और जब वो मिलकर पैसा लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल फंड के नाम से। हाँ, तो यहाँ पे एक कैपिटल फंड आता है, ध्यान से सुनना, और इसके अंदर आके हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे बताया था ना, सरप्लस ऐड होगा। अगर डेफिसिट आ जाता है तो वो यहां पे आके लेस होगा, ध्यान से सुना। लेकिन सर ये कैपिटल फंड हमें कहां पे गिवन होगा, बेटा ये हमें क्वेश्चन में जनरली गिवन ही नहीं रहता। सर गिवन नहीं रहता तो क्या करेंगे हम, बेटा ये कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जब ओपनिंग बनाएंगे तो यहां पे ओपनिंग का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुना बेटा, ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल का क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2020, और ओपनिंग का मतलब 2020 ही होता है सिर्फ, या फिर इसे मैं ये भी लिख सकता हूं 31 मार्च 2020। ये जो क्लोजिंग है वही तो ये ओपनिंग है ना। तो पिछले साल जो मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी और वहां पे जो भी यहां का बैलेंस निकल के आया होगा वही इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी होती है, बेटा एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। अभी चलिए मैं आपको एक शॉर्ट में चीज बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं। एक तो सिर्फ ये इतना पॉइंट है, आप इसको पॉज करके अगर नोट्स जैसे भी इसको समझना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये मैंने रेवेन्यू और कैपिटल लिखा था ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आता है रेवेन्यू नेचर, ठीक है। कैपिटल नेचर की चीज यहां पे आती है। एक छोटा सा पॉइंट समझना,
बेटा अभी मैं आपको 4 क्लासेस कराऊंगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूंगा कि हमारा ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। बहुत इजी है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कम से कम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर ट्राई करोगे तो थोड़ा अगर समझ के करोगे तो आपको इजिली समझ में आएगा, इससे तो अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। अगले चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक और उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन। 3 टॉपिक है, एक सब्सक्रिप्शन क्या है आपको नहीं पता, मैं समझाऊंगा और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी बनते हैं। अकाउंट्स कैसे बनेगा, स्टेटमेंट कैसे बनेगी। सेकंड आता है कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसके कैसे मैं कराऊंगा, उसके भी अकाउंट कैसे बनेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनेगी, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। थर्ड आ जाता है अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तीसरे दिन का टॉपिक अपना ये रहेगा, उसके अकाउंट कैसे बनाने हैं, कैसे होगा, वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। चौथे दिन से फुल फ्लैश क्वेश्चन, 1 दिन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आप सारे क्वेश्चन बना सकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बनाते हैं क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर मेरे को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।